अरे कुमार साहब का 100 लाख के दीजिए, समय नहीं मिलेगा। स्वागत हो, स्वागत में। हाँ बंधुओं, आपकी प्रतीक्षा की घड़ी अब समाप्त हो गई है। कृपया शांति बनाए रखें। मैं इसी बीच में अब माननीय बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार से आग्रह करता हूं कि वे आएंगे और पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करेंगे, और माननीय कुमार साहब से आग्रह है कि वे शॉल भेंट करके माननीय भारत के भावी प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जोगेंद्र जी, सुखवास है, हो गया, अब हो गया सर। जोगेंद्र जी आइए। अब चलिए आ गया हम लोग का, अब बड़ा माला खाली देना है। बोलो 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 बोलो, आनंद करो जी। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जैनेन्द्र कुमार जी और तीनों महामंत्री अजय कुमार तन्नी जी, मनंजय सिंह जी, दयानंद गिरी जी माला पहना करके माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। अपना दिखाए ना। चलिए जिलाध्यक्ष जी, जिलाध्यक्ष जाइए, चलिए जिलाध्यक्ष आप चलिए। बंधुओं, अब आपके बीच में आपके चहेते नेता पधार चुके हैं। इसके पूर्व मैं चाहूंगा कि लोक जनशक्ति पार्टी के मित्रों, मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि मीडिया वालों को कवर करने दें। सामने जो नौजवान है उनसे मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें और मीडिया वालों को डिस्टर्ब नहीं करें। कृपया कुर्सियां नहीं फेंके। अब मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामविलास पासवान जी से कि वे आए और इस सभा को संबोधित करें। माननीय रामविलास पासवान जी। देश के भावी प्रधानमंत्री, हम लोगों के नेता, आप लोगों के दिल की धड़कन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी, नेता प्रतिपक्ष नंद किशोर यादव जी, गया से हमारे एनडीए के उम्मीदवार हरि मांझी जी, औरंगाबाद से एनडीए के उम्मीदवार सुशील कुमार सिंह जी, जहानाबाद से एनडीए के उम्मीदवार अरुण कुमार जी, बिहार के इंचार्ज आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह जी, लोजपा के जिला के अध्यक्ष अताउल्ला खान जी, हमारे लोक समता पार्टी के जिला के अध्यक्ष कुशवाहा जी, मंच पर यहां उपस्थित सभी विधायकगण, सभी नेतागण, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और भाइयों, आज हमें इस बात का बेहद खुशी है कि आज इस गया के ऐतिहासिक मैदान में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम हो रहा है। यही गया की भूमि है जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ, और पिछले कुछ महीना पहले यहां बम ब्लास्ट हुआ था बोध गया के मंदिर में, जो अंतर्राष्ट्रीय स्थल है। बिहार में जब आए थे नरेंद्र मोदी जी तो उस समय में बम ब्लास्ट किया गया था। साथियों, देश की जनता ने अंगड़ाई ले लिया है और देश की जनता का मन बन चुका है, देश ही नहीं विदेश में लोगों का मन बन चुका है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे, इसको कोई ताकत रोक नहीं सकता है। इसलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, खास करके नौजवान साथी से कहना चाहता हूं कि थोड़ो छोड़ो जात पात धर्म मजहब, बिहार के विकास के लिए
देश के विकास के लिए एकमात्र एजेंडा है नरेंद्र मोदी जी का, देश का विकास, और उस विकास के मुद्दा को लेकर के चले हैं। जो लोग इस देश में सेकुलरिज्म कम्युनलिज्म की बात करते हैं वो भूल गए हैं किसी देश में इमरजेंसी लगी थी और उस इमरजेंसी में हम लोग 19 महीना जेल में रहे थे। आज से 40 साल पहले 74 में छात्र आंदोलन शुरू हुआ था, 75 में इमरजेंसी लगी और 80 में लोगों ने दोबारा इंदिरा गांधी को पावर में बैठा दिया। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि गोधरा कांड को लेकर के जो हायतोबा मचाया जा रहा है, एक युग बीत गया है और एक युग बीतने के बाद जरूरत इस बात की है कि देश को विकास के तरफ में ले जाया जाए और नरेंद्र मोदी जी उस चीज को इन्होंने अपना मुद्दा बनाया है, अपना उन्होंने मिशन बनाया है। और मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि ये जीत नरेंद्र मोदी जी की नहीं, ये हरि मांझी जी की नहीं, भारत की जनता की जीत है। और समाज के हर वर्ग के लोगों से हमारा अपील है, चाहे दलित हो चाहे महादलित हो, गाली दिया जाता है कि नरेंद्र मोदी चाय बेचते थे, गाली दिया जाता है कि नरेंद्र मोदी की मां जो है वो बर्तन मांजती थी, यही गुनाह है। पहली बार देश में जाति धर्म मजहब को छोड़ करके एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। आप सब लोगों से हमारा आग्रह है, अपील है कि जात पात धर्म मजहब को छोड़ करके आप सब लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आओ। और यहां से हमारा उम्मीदवार हरि मांझी है, बगल में सुशील कुमार सिंह है, बगल में हमारा अरुण कुमार है, बगल में उधर चिराग पासवान है, उधर जो है बीना देवी है। हर जाति धर्म के लोग, सत्यानंद शर्मा अति पिछड़ी जाति का है। सबको अपना आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए, स्नेह दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। नहीं सर, वहां बीच में बंधुओं, अब आपके बीच में आपके चहेते भारत के भावी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी आ रहे हैं। कृपया जोर की ताली से स्वागत गया की धरती पर जयकार करके करें। माननीय नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की। मंच पर विराजमान बिहार के वरिष्ठ नेता श्री रामविलास पासवान जी, श्री सुशील कुमार मोदी जी, श्री नंदकिशोर यादव जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, श्री प्रेम कुमार जी, श्री वीरेंद्र सिंह जी, श्री श्यामदेव पासवान जी, श्री सुरेंद्र सिन्हा जी, श्री चित्तरंजन कुमार जी, श्रीमान कृष्ण कुमार सिंह, सजीव श्याम जी, यहां के हमारे जनप्रिय प्रत्याशी श्रीमान हरि मांझी जी, पड़ोस में औरंगाबाद के प्रत्याशी श्री सुशील कुमार सिंह जी, जहानाबाद के प्रत्याशी श्री अरुण कुमार जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव, मगध के, भूमि के सभी लोगन के हमार
कोटि कोटि प्रणाम है। हाँ, वो पर्दा हटा दीजिए, लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, निकालिए। अब लोगों को कोई रुकावट नहीं चाहिए। जो लोग बंद कमरे में बैठ करके टीवी मीडिया वालों को बुला करके आए दिन गालियां दे रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, भली बुरी बातें बता रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि एक बार आकर के इस मैदान का नजारा देख लीजिए। जहां तक मेरी नजर पहुंच रही है, मुंड ही मुंड है। चुनाव सभाएं कभी ऐसी होती नहीं है जो आज मैं देख रहा हूं। भाइयों बहनों, ये चुनाव कोई राजनीतिक दल नहीं लड़ रहा है। ये चुनाव कोई नेता नहीं लड़ रहा है। ये चुनाव देश के कोटि कोटि जन लड़ रहे हैं, नागरिक के चुनाव लड़ रहे हैं। भाइयों बहनों, पहला चुनाव ऐसा है कि जिसमें अभी मतदान नहीं हुआ है। कई स्थानों पर तो अभी नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। उसके बावजूद भी देशवासियों ने चुनाव नतीजा घोषित कर दिया है। आप मुझे बताइए भाई, इस बार दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी? इस बार दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी? इस बार दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी? भाइयों बहनों, कुछ लोगों के कान में आवाज पहुंचाने के लिए 3 बार बोलना पड़ता है। भाइयों बहनों, मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। 2004 में दिल्ली में मैडम सोनिया जी के मार्गदर्शन में सरकार बनी। आज 2014 आया, 10 साल बीत गए। आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया है? आपका भला हुआ है? नौजवानों का भला हुआ है? माताओं बहनों की सुरक्षा बढ़ी है? माताओं बहनों का सम्मान बढ़ा है? महंगाई कम हुई है? रोजगार का अवसर आया है? सुख चैन की जिंदगी मिली है? तो ये सरकार किस काम की? जो आपको कुछ भी नहीं दे सके, वो सरकार किस काम की? भाइयों बहनों, और इसलिए ये हम सबका दायित्व है कि हम इस देश को बचाने के लिए
इस सरकार को उखाड़ के फेंक दे। आज ये रैली देख करके मैं कह रहा हूं, सच्चे अर्थ में भारत विजय के दिन आ चुके हैं भाइयों। ये भारत विजय रैली महंगाई के ऊपर भारत का विजय हो, भ्रष्टाचार के ऊपर भारत विजयी हो, कुशासन के ऊपर भारत विजयी हो, किसानों के अपमृत्यु पर भारत विजयी हो, माताओं बहनों की असुरक्षा पर भारत विजयी हो, मां बहनों के सम्मान के लिए भारत विजयी हो। इस सपने के लिए ये भारत विजय रैली निकल के हम चले हैं भाइयों। कुछ महीने पहले बुद्ध की इस भूमि को लहूलुहान कर दिया गया था। जिस भूमि ने विश्व को शांति का संदेश दिया, भाईचारे का संदेश दिया, दया और करुणा की ज्योत जगाई, उसी भूमि पर देश के दुश्मनों ने आतंक फैलाया, इस धरती को लहूलुहान कर दिया। लेकिन भाइयों बहनों, यहां की सरकार को इसकी चिंता नहीं हुई। उनको तो एक ही चिंता रहती है, कहीं उनके वोट बैंक को खतरा न लग जाए। बम फूटे तो फूटे, लोग मरे तो मरे, आतंकवाद फैले तो फैले, लेकिन मेरी कुर्सी सलामत रहे, ऐसे लोगों ने बिहार को भी बर्बाद किया है, हिंदुस्तान को भी बर्बाद किया है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, इस देश से आतंकवाद जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आतंकवाद खत्म होना चाहिए, आतंकवादियों को सजा मिलनी चाहिए, देश को आतंकवाद से मुक्त करना चाहिए। ये दिल्ली में बैठे हुए लोग कर सकते हैं, ये पटना में बैठे हुए लोग कर सकते हैं। कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? भाइयों बहनों, हिंदुस्तान की धरती पर से निर्दोषों को मौत के घाट उतारने वाले, इस धरती को लहूलुहान करने वाले आतंकवाद को खत्म करने का हमें संकल्प करना होगा। भगवान बुद्ध की इस धरती पर आतंक फैलाने का जिन्होंने प्रयास किया है, उन्होंने न सिर्फ बोधगया को, न सिर्फ बिहार को, लेकिन पूरे विश्व में बुद्ध प्रेमी देशों को भारत से नाता तोड़ने के लिए एक धमकी भरा प्रयास किया हुआ है।
भगवान बुद्ध के कारण लाखों टूरिस्ट हमारे इस बिहार में आते हैं। उसके कारण बिहार के लोगों को रोजी रोटी मिलती है। और टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जिसके विकास से गरीब को रोजी रोटी मिलती है। रिक्शा वाला कमाता है, बिस्किट बेचने वाला कमाता है, पकोड़ा बेचने वाला कमाता है, छोटी छोटी रेस्टोरेंट चलाने वाला कमाता है, होटल वाला कमाता है, हैंडीक्राफ्ट बेचने वाला कमाता है, बुनकर कमाता है, हर गरीब तबके के लोग कमाते हैं। उसी टूरिज्म को खत्म करके ये बिहार को खत्म करने का पाप हो रहा है। भाइयों बहनों, यहां बोधगया में आतंकी घटना के बाद बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी यात्रियों का आने में संख्या कम हो गई है। ये नुकसान किसका हुआ? वोट बैंक की राजनीति करने वालों की कुर्सी बच गई होगी, लेकिन बिहार की जनता की रोजी रोटी छीन ली गई है। और इसलिए भाइयों बहनों, आतंकवाद इस देश पर एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। और वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने अपने निहित राजकीय स्वार्थ के खातिर इसे पाला पोसा है, इनको पनाह दी है, और इतना ही नहीं, इनको बचाने की कोशिश भी की है। भाइयों बहनों, टेररिज्म डिवाइड्स, टूरिज्म यूनाइट्स। आतंक जुदा कर देता है, तोड़ देता है, फोड़ देता है, लेकिन प्रवासन विश्व को जोड़ने का काम करता है। टेररिज्म डिवाइड्स, टूरिज्म यूनाइट्स। और ये भूमि जोड़ने की भूमि है, तोड़ने की भूमि नहीं है। लेकिन उसी को ही खून से रंग दिया गया है। भाइयों बहनों, मैं जरा पूछना चाहता हूं, जरा दिल्ली सरकार भी मुझे जवाब दे और बिहार सरकार भी जवाब दे, और जो अभी जेल से आए हैं वो भी जवाब दें। झारखंड में लठीहार, ये लठीहार में कुटक डैम 1975 में ये डैम बनाने की शुरुआत हुई। 1975 में डैम बनाने की शुरुआत हुई। लेकिन भाइयों बहनों, एनवायरमेंट के नाम पर, पर्यावरण के नाम पर उसे रोक लगती गई। अब तक उस पर 800 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। ये पैसा किसका है? बिहार की गरीब जनता की मेहनत का पैसा है, बिहार के नागरिकों का पैसा है। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में बैठी हुई सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने उस पर रोक लगा दी और वो प्रोजेक्ट अटका पड़ा है। अगर यह प्रोजेक्ट पूरा हुआ होता तो भाइयों बहनों, उसका करीब 85% पानी बिहार को मिलने वाला था, 15% पानी झारखंड को मिलने वाला था। और इस पानी से
औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और काराघाट के 25 लाख किसानों को लाभ होने वाला था। ये 25 लाख किसानों के भाग्य को ताला लगाने वाले कौन है भाइयों? एक किसानों के भाग्य को तबाह करने वाले कौन है? एक योजना को 800 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी लटकाए रख करके आपके भविष्य को जो लटकाए रखते हैं, उन लोगों ने इसे बर्बाद किया है। भाइयों बहनों, कल कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जाहिर किया। भाइयों बहनों, घोषणा पत्र का मतलब होता है कि पॉलिटिकल पार्टी जनता जनार्दन को विश्वास देती है कि हम ये काम करेंगे, इतने समय में करेंगे और इससे इन लोगों को लाभ होगा। ये घोषणा पत्र जनता और राजनीतिक दल के बीच का एक पवित्र बंधन होता है, पवित्र दस्तावेज होता है। धार्मिक मान्यताओं में जो स्थान गीता का है, बाइबल का है, कुरान का है, राजनीतिक जीवन में जनता और राजनीतिक दल के बीच में वो ही पवित्र रिश्ता बांधने का काम घोषणा पत्र करता है। लेकिन दिल्ली में बैठे हुए कांग्रेस के नेताओं के लिए घोषणा पत्र एक मजाक है, मखौल है। उसकी कोई सैंक्टिटी नहीं, उसकी कोई पवित्रता नहीं है। उनके दिल दिमाग में वो चुनाव जीतना का एकमात्र हथकंडा है और वो मानते हैं कि लोग भूल जाएंगे, जनता भूल जाएगी। कांग्रेस के लोग कान खोल करके सुन लो, वो जमाना चला गया, अब जनता भूलने वाली नहीं है। अब जनता भूलने वाली नहीं है। और कांग्रेस पार्टी की हिम्मत देखिए, झूठ बोलने की इनकी ताकत देखिए, लोगों की आंख में धूल झोंकने की इनकी हिम्मत देखिए। कल उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र घोषित किया और थोड़ी बातें, हम ये अधिकार देंगे, हम वो अधिकार देंगे, हम ढिकना अधिकार देंगे, हम फलाना अधिकार देंगे, इसी की बातें रटते रहे। जब कल उनके घोषणा पत्र की बात मैंने अखबार में पढ़ी तो मुझे विचार आया, एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया। वो शेर का शिकार करना चाहता था, काफी घुमा लेकिन कहीं शेर नजर में नहीं आया। तो वो अपनी गाड़ी खड़ी करके थोड़ा टहलने के लिए निकला। इतने में एक कोने से शेर आकर के खड़ा हो गया। अब ये अपनी बंदूक गाड़ी में छोड़ के आया था, शेर सामने खड़ा हो गया। अब करे क्या? तो इसने क्या किया, अपनी जेब से राइफल का लाइसेंस निकाला और शेर को लाइसेंस दिखाया। मेरे पास लाइसेंस है, मेरे पास लाइसेंस है। भाइयों बहनों, ये दिल्ली की सरकार आपको ये अधिकार, वो अधिकार, ये राइट, वो राइट, वो एक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। भाइयों, देश तुम्हारे एक्ट से तंग आ चुका है, देश को एक्शन चाहिए। उन्होंने इस बार फिर से अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है
उन्होंने कहा है, भाइयों बहनों, कांग्रेस के घोषणा पत्र की मैं जरा विस्तार से आज बात करना चाहता हूं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वे महंगाई कम करेंगे। आपको भरोसा है? आपको भरोसा है? मुझे बताइए उनकी झूठ बोलने की हिम्मत कैसी है। देखिए आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। अरे 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था। महंगाई कम करने की बात छोड़ो, महंगाई आसमान पर पहुंच गई। गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है। उन्होंने ये कहा है इस चुनावी मैनिफेस्टो में कि वे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 10% वृद्धि सुनिश्चित करेंगे। और उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है? ये 10% का वादा कर रहे हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है? 2012-13 में मैन्युफैक्चरिंग वृद्धि दर 1.1% था, 1.1%, और बात कर रहे हैं 10% की। 2013-14 उनका ग्रोथ था -0.2, और आज हमारी आंख में धूल झोंक करके वो 10% की बात कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस वाले पुरानी टैप बजा रहे हैं, टैप रिकॉर्डर बजा रहे हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड उनकी बातों में विश्वास करने योग्य नहीं है। उनकी टैप रिकॉर्ड सुनकर के हम भरोसा न करें, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए। उनका ट्रैक रिकॉर्ड देश को पीछे ले जाने वाला है। भाइयों बहनों, उन्होंने देश के नौजवानों के सामने फिर एक लॉलीपॉप दे दिया है। वे कहते हैं हम 10 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 10 करोड़ लोगों को। पिछले चुनाव में कहा था हर परिवार से एक नौजवान को रोजगार देंगे। मैं भाइयों बहनों पूछना चाहता हूं, दिल्ली सरकार ने आपको रोजगार दिया है? जरा जोर से बोलिए, आपको रोजगार मिला है? आपके कोई अड़ोसी पड़ोसी को मिला है? आपके कोई मित्र को मिला है? अरे यूपीए सरकार तो जॉबलेस ग्रोथ के लिए जानी जाती है। कोई नए रोजगार नहीं दिए और फिर लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं कि 10 करोड़ रोजगार देंगे। भाइयों बहनों, उन्होंने 10 करोड़ लोगों को स्किल डेवलपमेंट का वादा किया है। हुनर सिखाएंगे, कौशल्यवर्धन करेंगे। उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? ये वादा उन्होंने पिछले चुनाव में भी घोषणा पत्र में किया था। लेकिन भाइयों बहनों, उन्होंने कोई काम नहीं किया। एक के बाद एक कमेटियां बनाते गए। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कमेटियां बनी, कभी कमेटी की मीटिंग नहीं हुई और कोई स्किल डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। गुजरात जब स्किल डेवलपमेंट में आगे बढ़ रहा था, आखिर मनमोहन सिंह जी की सरकार को कहना पड़ा कि गुजरात का मॉडल स्वीकारो और देश की सरकारों को बताओ भाई गुजरात की तरह कर दो। कोई काम नहीं किया। भाइयों बहनों, वो कहते हैं भ्रष्टाचार विरोधी कानून लाएंगे। आपके गले उतरता है भाई? कांग्रेस भ्रष्टाचार खत्म कर सकती है? कांग्रेस का भ्रष्टाचार खत्म करने का इरादा है? अरे पूरी एबीसीडी अब नई लिखी जा रही है, A to Z। A फॉर आदर्श घोटाला, B फॉर बोफोर्स घोटाला, C फॉर कोयला घोटाला, Z तक जीप घोटाला पहुंच जाता है। ये नई एबीसीडी भ्रष्टाचार की लिखने वाली कांग्रेस पार्टी, उसके मुंह में हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे, ये उनके मुंह में शोभा नहीं देता है। ये कांग्रेस पार्टी कह रही है हम काला धन वापस लाएंगे।
आप मुझे बताइए, कांग्रेस की बात में भरोसा है? आप मानते हैं कि देश का काला धन विदेशी बैंकों में पड़ा है? आप मानते हैं काला धन वापस लाना चाहिए? जरा कांग्रेस के लोग जवाब दो। 10 साल से आप सरकार में हो, 1 रुपया वापस लाए हो क्या? आप मुझे बताइए भैया, आपको काला धन वापस कौन लाएगा? किस पर भरोसा है? काला धन वापस कौन लाएगा? किस पर भरोसा है? कांग्रेस की बातों पर भरोसा है? भाइयों बहनों, इन्होंने कहा है हम ग्राम न्यायालय शुरू करेंगे, रूरल कोर्ट, ग्राम न्यायालय शुरू करेंगे। भाइयों बहनों, 2009 में भी कांग्रेस ने वादा किया था, हिंदुस्तान के सभी लाखों गांवों में ग्राम न्यायालय का वादा किया था। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना है कि दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस सरकार 5000 गांवों का भी काम नहीं कर पाई और सिर्फ 152 गांवों में ग्राम न्यायालय तय किए हैं। 5 साल में सिर्फ 152 ग्राम। क्या आप उन पर भरोसा करोगे? भाइयों बहनों, वो कहते हैं जल्दी न्याय मिले, इसलिए हम फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाएंगे। भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की परंपरा प्रारंभ की थी। लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिले। लेकिन आज मुझे दुख के साथ कहना है कि 2011 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की यूपीए सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए जो पैसे दिए जाते थे वो देना बंद कर दिया। आपने 2011 में फास्ट ट्रैक कोर्ट बंद हो इसके लिए कारनामे रचे और आज जनता को आप फास्ट ट्रैक कोर्ट के वादे कर रहे हो। भाइयों बहनों, ये जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं, ये जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। और इसलिए मैं आज से अनुरोध करने आया हूं, सारे बिहार वासियों से अनुरोध करने आया हूं कि 10 अप्रैल को आपके यहां जहां चुनाव हो वहां 10 अप्रैल को भारी मात्रा में मतदान करें। भारतीय जनता पार्टी, रामविलास पासवान जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, इन सभी दलों को विजयी बनाएं और बिहार का भाग्य बदलने के लिए दिल्ली सरकार में साथ मिलकर के, आने वाली नई सरकार के साथ मिलकर के हम बिहार का भी भाग्य बदलें। आप हमें सहयोग करें। भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की। देश का पीएम कैसा हो, देश का पीएम कैसा हो। भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की। वंदे वंदे